मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के टॉपिक भारत में संघ राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पराधीन भारत यानी कि स्वतंत्रता से पहले, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, पराधीन थे, तो पराधीन भारत में देसी रियासतों तथा ब्रिटिश प्रांतों में देश एक प्रकार से बटा हुआ था। एक तरफ देसी रियासत थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रांत थे। इस तरीके से देश बटा हुआ था। संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों में तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत राजनीतिक सुधारों के माध्यम से प्रांतों ने भी इकाइयों के रूप में पहचान बनानी प्रारंभ कर दी तथा अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ने लगे। 1861 के भारत सरकार अधिनियम से इस व्यवस्था का उदय हुआ। जैसा कि एक प्रोफेसर हैं M.V. पायली, उन्होंने बताया कि 20वीं सदी की भारतीय व्यवस्थाओं का प्रारंभिक राजतंत्र माना। 1892 के अधिनियम के द्वारा बंगाल, बंबई, मद्रास तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत की विधायी परिषदों का विस्तार हुआ, लेकिन प्रांतों के सम्मानपूर्ण अस्तित्व प्राप्त करने की दिशा में एक प्रकार से 1909 के भारत सरकार अधिनियम को ही महत्वपूर्ण माना जाता है या माना जा सकता है। तब न केवल प्रांतीय विधायी परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, बल्कि अधिकारों को भी विस्तृत किया गया। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की व्यवस्था की गई। यद्यपि गैर सरकारी बहुमत का तात्पर्य निर्वाचित बहुमत से नहीं था, आप सभी को पता होगा। इन परिषदों में भारतीयों का सम्मिलित होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। प्रांतों के सम्मानजनक अस्तित्व की दिशा में 1919 के भारत सरकार अधिनियम को दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों को आंशिक उत्तरदायी शासन सौंपा गया था। साथ ही प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके शासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया। पहली बार केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया, ठीक है ना, 1919 में। अर्थात आधुनिक स्वायत्त राज्यों की शुरुआत इसी प्रावधान के फलस्वरूप हुई। प्रांतों को कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता व अधिकार प्रदान किए गए। केंद्र के पास विदेश से संबंधित सेना, डाक, तार आदि विषय थे, तो प्रांतों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि जैसे स्थानीय महत्व के विषय रखे गए। किंतु प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, यानी कुछ विषय ही लोकप्रिय मंत्रियों के पास थे, शेष शक्तियां गवर्नर व उसके कार्यकारी के पास रही। भारत के कुछ प्रांतों, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में इस पद्धति को लागू किया गया। प्रांतीय सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित शक्तियों के रूप में मिली। इससे सरकार का स्वरूप एकात्मक ही रहा।
दोषपूर्ण नीति व अव्यावहारिक क्रियान्वयन के कारण यह पद्धति एक प्रकार से सफल नहीं हुई। 1935 के संवैधानिक सुधारों के माध्यम से अखिल भारतीय संघ बनाया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत व 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे, जो देसी रियासतों को मिलाकर बने थे। अर्थात पहली बार देश का स्वरूप एकात्मकता से संघात्मक स्वीकार किया गया। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देते हुए प्रांतों को अधिक शक्तिशाली व उत्तरदायी बनाया गया तथा द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। शासन को लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में किया जाना उत्तरदायी शासन का आरंभिक रूप ही कहा जा सकता है। गवर्नर से अपेक्षा की गई कि वह मंत्रियों की सलाह पर शासन करेंगे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के क्षेत्रों को स्पष्ट किया गया तथा 3 सूचियां की व्यवस्था की गई, एक केंद्रीय, दूसरी प्रांतीय तथा तीसरी समवर्ती सूची। ये उल्लेखनीय है कि यही व्यवस्था आगे चलकर भारतीय संघात्मक व्यवस्था का आधार बनी। अखिल भारतीय महत्व के 59 विषय यथा जैसे सेना, विदेश, डाक, तार इत्यादि संघ सूची में रखे गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय व्यवस्थापिका को था। और स्थानीय महत्व के 54 विषय यथा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, शांति जैसे विषय प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में थे। अर्थात इन विषयों पर विधान बनाने के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं स्वतंत्र थी। और समवर्ती सूची में 36 विषय थे, जिन पर केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों व्यवस्थापिकाएं कानून बना सकती थी, लेकिन टकराव की स्थिति में संघीय व्यवस्थापिका का कानून ही मान्य होता था। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। ईमानदार क्रियान्वयन के अभाव में 1935 के अधिनियम की मूल भावना व्यवहार में परिणित नहीं हो पाई। तो ये एक प्रकार से पराधीन भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है किस प्रकार से व्यवस्थाएं देखी गई थी देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों में जो देश बटा हुआ था। स्वतंत्र भारत में संघ राज संबंध के संदर्भ में कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में शासन के स्वरूप पर विचार करते समय संवैधानिक निर्माताओं के समक्ष स्पष्ट था कि राजनीतिक विरासत, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक सांस्कृतिक वैविध्यपूर्ण देश के लिए संघात्मक व्यवस्था ही उचित होगी। अतः विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का एक स्तुत्य प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात तत्कालीन गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री, आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके गृह सचिव श्री वीपी मेनन ने संघात्मक पुनर्रचना का अति महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया। उनके भागीरथ प्रयासों के परिणाम स्वरूप 4 श्रेणियों के राज्य अस्तित्व में आए। कौन कौन से? जैसे मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्र भारत में प्रांतों के स्थान पर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, प्रांत जो थे उनके स्थान पर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम श्रेणी ए सूची में असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, पंजाब सम्मिलित किए गए। कुछ समय बाद इस सूची में आंध्र प्रदेश को भी जोड़ दिया गया। बी सूची के अंतर्गत हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूरी पंजाब, राजसंघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रांसकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश राज्यों को शामिल किया गया। ऐतिहासिक कारणों से जम्मू व कश्मीर को इस श्रेणी में होते हुए भी विशिष्ट राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सी श्रेणी में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, कूच बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा को रखा गया। और डी श्रेणी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप आए। तो इस प्रकार एकीकरण योजना के द्वारा भारत के भौगोलिक, राजनीतिक व आर्थिक एकता के वांछित सोपान को साकार किया गया।
इसे एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई। रक्तहीन, ठीक है ना। तो सैन्य यह अनुभव, यानी कि धीरे धीरे यह अनुभव किया गया कि राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता है। तो 1953 में आंध्र राज्य का गठन किया गया, आप सभी को पता होगा, जिनका नाम 1956 में बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। आंध्र राज्य, ठीक है, 1956 में बदलकर क्या किया, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर राज्य गठन का यह पहला कदम था। अतः दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की श्री फजल अली की अध्यक्षता में स्थापना की गई। आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन थे, श्री S.K. पनिकर तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू। और आयोग द्वारा 1955 में दिए गए प्रतिवेदनों से राज्य को समान दर्जा देने तथा राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया। तत्कालीन 27 राज्यों के स्थान पर 16 राज्यों व 3 केंद्र शासित सीमा क्षेत्रों की स्थापना का सुझाव दिया गया। जुलाई 1956 में आयोग के प्रतिवेदन में कतिपय संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 14 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 में केरल व मैसूर राज्य बने। मैसूर का नाम बदलकर 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। 1960 में बंबई राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र व गुजरात राज्य स्थापित किए गए। 1963 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 1966 में पंजाब के पंजाबी व हिंदी भाषा के आधार पर 2 भाग किए गए, पंजाब एवं हरियाणा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया। साथ ही 1971 में मणिपुर और त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में सिक्किम, 1986 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की अलग राज्य बनाया गया। 1987 में गोवा को भारत के 25वें राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1991 में संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया। और सन 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 29 की गई। सन 1914 में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके 2 राज्य बनाए गए, जिसके नाम सीमांध्र व तेलंगाना। अब इन इकाइयों की संख्या 29 हो गई, जो इस प्रकार है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। अब नेक्स्ट जो विशेष दर्जा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है, ये आपको पता ही होगा। केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन व दीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, अब एक प्रकार से जम्मू और लद्दाख को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो एक प्रकार से भारत में संघ राज्य संबंध का विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, और एक प्रकार से प्रशासनिक संबंध के साथ साथ वित्तीय संबंध, इन सभी का अध्ययन नेक्स्ट ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।